अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी ने जनरल आसिम मुनीर जो चीफ़ हैं पाकिस्तान आर्मी के, उन्होंने ऐलान किया है कि मैं और मेरी फ़ौज पाकिस्तान के दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो अंदर हैं कि बाहर हैं। उन्होंने कहा कि हम हर किस्म की थ्रेट से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ISPR ने ये प्रेस रिलीज़ इशू की है जिसमें आर्मी चीफ ने कहा है कि जब वो LOC पे आर्मी चीफ गए थे, LOC के दौरा करने पे, तो उन्होंने ये बात वहाँ पे कही है कि हम हर किस्म की दहशत से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अज़ीज़ दोस्तों, उसी दिन खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला स्वाबी में एक पुलिस गाड़ी के अंदर कुछ मुजाहिदीन ने बम हमला किया, गाड़ी में बम फेंक दिया, जिससे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मर गया और 2 कांस्टेबल ज़ख्मी हुए। ये पुलिस वाले अफ्तारी करने पुलिस स्टेशन जा रहे थे, तो जाते हुए उनको मार दिया गया। एक्चुअली सिचुएशन ये है कि इस वक्त आर्मी को सबसे ज़्यादा मसला इमरान खान के सोशल मीडिया वॉरियर से है। इन्होंने गिरफ्तारियां शुरू की हैं। FIA ने एक आदमी को गिरफ़्तार किया है जो कि पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव था। इसी तरह एक और ये उठा के फिर इनकी मार कुटाई करते हैं, पिटाई करते हैं, जिससे कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। जैसे कि ये लड़का, इसको गिरफ़्तार किया था, इसने आर्मी के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वो चीज़ें कही थी, जिस पे इसको गिरफ़्तार करके इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया। तो अब आप देखें इसके सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद की सिचुएशन। मेरा नाम हामिद हबीब है। मेरे वालिद का नाम हबीब रहमान है। मैं यहाँ क्वाड का रहायशी हूँ। बेसिकली मैं करक का हूँ। इमरान खान की मोहब्बत की वजह से और उसके बहकावे की वजह से हमसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये टिकटॉक पे हमसे जुर्म हुआ है और ट्वीट हुई हैं पाक फौज, आर्मी चीफ और इदारों के खिलाफ, जिसकी वजह से मुल्क की साख को नुकसान हुआ है, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। और आइंदा के लिए पाकिस्तान के इदारों, आर्मी, मुअस्सस आर्मी, मुअस्सस इदारे, उनकी इज़्ज़त और उसके तहफ़्फ़ुज़ का मैं भरपूर ख्याल रखूँगा, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ पिछले जुर्म के लिए। अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी एक तरफ तो ये सब चीज़ें कर रही है, लेकिन इसकी भारत के अंदर टेररिज्म की कोशिशें जारी व सारी हैं। ये जो केरला में लड़का पकड़ा गया, मतलब पकड़ा तो महाराष्ट्र से गया है, इसने जो केरला में एक ट्रेन के अंदर आग लगाई, जिससे कि 3 लोग मर गए और 9 ज़ख्मी हुए थे। ये एक्चुअल में ऐसी ही कोशिश थी जो गोधरा में, गुजरात में 2002 में की गई थी, और उसका सारा मलबा फिर मोदी जी और हिंदुओं के ऊपर आया था। ये भी एक ऐसी ही कोशिश थी। शाहरुख सैफी नामी ये लड़का ये आग लगा के पूरी ट्रेन को जलाने के मूड में था और वहाँ से भाग के ये महाराष्ट्र तक पहुँच गया। तो जाहिर है इसको केरला से महाराष्ट्र पहुँचने में किसी की मदद भी शामिल रही होगी। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पे काम कर रही है और इनके नेटवर्क का पता चलेगा। अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में आर्मी ने बलूचिस्तान नेशनल अलायंस या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कह लें, उनके एक बहुत ही बड़े लीडर, टॉप लीडर इमाम को गिरफ़्तार किया है। और इससे पाकिस्तान आर्मी के बैक्ड जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की कमर तोड़ देगी। और अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के को-फाउंडर सरफराज मंगलजई इसको लीड कर रहे हैं। और
इमाम गुलजार जिसको इन्होंने गिरफ्तार किया है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ख़तरनाक आतंकवादी था और आर्मी के लिए मुसीबत बना हुआ था और इससे बलोच मूवमेंट कमज़ोर पड़ जाएगी। तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि बलोच मूवमेंट के सबसे बड़े लीडर जो थे ना 2004 में, वो नवाब अकबर बुगटी थे। और नवाब अकबर बुगटी को मुशर्रफ ने शहीद कर दिया था, तो क्या बलोच मूवमेंट कमज़ोर पड़ी? बल्कि उसके बाद और तेज़ी से आगे बढ़ी। और कुछ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यहाँ भी इसके अरेस्ट होने से या 2-4 और को आप मार देंगे या अरेस्ट कर लेंगे, इससे बलोच मूवमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा और बलोच मूवमेंट तेज़ी से चलती रहेगी। क्योंकि 2018 में एक सुसाइड बॉम्बिंग अफ़गानिस्तान के शहर कंधार में हुई थी दिसंबर 2018 में, जिसमें बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कमांडर असलम अच्छू शहीद हो गए थे। लेकिन इसके बाद बलोच मूवमेंट और तेज़ी से आगे बढ़ी, ना कि कमज़ोर हुई। तो ये पाकिस्तान आर्मी की भूल है। 1-2 लीडर के जाने से बलोच मूवमेंट पे कोई असर नहीं पड़ना। अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी अब अपने पुराने गंदे कार्ड जो है ना वो खेलना शुरू किया है। एक तो ये किया है पाकिस्तान आर्मी ने कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, आर्मी चीफ होता है, आईएसआई चीफ होता है, डिफेंस मिनिस्टर, और ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला के इसमें यह फैसला किया गया है कि पाकिस्तान आर्मी नया ऑपरेशन शुरू करेगी टेररिस्टों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान में टेररिज्म को हम जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। अब ये जो ऑपरेशन करती है ना आर्मी, इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं। ये सस्ता काम नहीं होता, क्योंकि पूरी की पूरी आर्मी की रेजिमेंट होती हैं जो पूरे के पूरे, एक मिसाल है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अगर ये ऑपरेशन करते हैं तो ये छोटे इलाके नहीं हैं। इनको बहुत ज़्यादा मूवमेंट के लिए गाड़ियाँ और चीज़ें चाहिए। दूसरा, अटैक का ख़तरा होता है तो इतनी स्ट्रॉन्ग वाली जो गाड़ियां हैं वो चाहिए, टैंक चाहिए, बारूद चाहिए, हथियार चाहिए, सिक्योरिटी का सिस्टम चाहिए, सर्वेलेंस की चीज़ें चाहिए, और ये सब ऑपरेट करने में भी खर्चे होते हैं। और इसका पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें फिर सिविल राइट्स है ना उस इलाके के ख़त्म हो जाते हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान आर्मी 50 ऐसे ऑपरेशन कर चुकी है। ज़रबल क्या थे, मुख्तलिफ नाम रखते हैं, अरबी किस्म के नाम, आम आदमी को मामू बनाने के लिए, और फिर ये ऑपरेशन करते हैं। तो जिस मुल्क में 13 मई के इलेक्शन का अनाउंस किया हो जजेस ने, जुडिशरी ने, उस मुल्क में ऑपरेशन कैसे हो सकते हैं और ऑपरेशन के दौरान आप इलेक्शन कैसे कराएंगे? क्योंकि ऑपरेशन कोई 1-2 दिन का नहीं होता, इसमें कई महीने लग जाते हैं। तो ये कहा यह जा रहा है कि एक इलेक्शन को पोस्टपोन करने का एक बहाना है, इसलिए कि जब ऑपरेशन शुरू होगा तो ये जिनको आतंकवादी कहते हैं वो मुजाहिदीन हैं, चाहे वो बलोच हों चाहे वो पख्तून हों, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो वो भी हमले करेंगे और उससे टेररिज्म में इजाफा होगा। और जब टेररिज्म में इजाफा होगा तो फिर आर्मी और गवर्नमेंट के पास, जजेस के सामने ये एक्सक्यूज़ आएगी कि इस वक्त तो देखें हालात इतने ख़राब हैं कि हम इलेक्शन करा नहीं सकते। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एंटी टेरर ऑपरेशन है ना, ये उन इलाकों में जहाँ पर ऑपरेशन होगा उनको जहन्नम बना देगा, जैसे कि पहले भी ऐसा होता रहा। तो इसलिए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ कोई मैंडेट इनको देना नहीं चाहिए। तालिबान के जो मालिक हैं ना, जिन्होंने तालिबान बनाई है और जो तालिबान को ऑपरेट कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें, क्योंकि हमें सबको पता है कि केपी में तालिबान के जो टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं उनके असल चीफ कौन हैं। यानी इनका इशारा
ISI आर्मी और इमरान खान की तरफ है कि यही इनको ऑपरेट करवाते हैं। दूसरा जो बड़ा काम आर्मी ने किया है ना, वो ये किया है कि वो जो टेररिस्ट ग्रुप जो पाकिस्तान आर्मी ने मुख्तलिफ़ वक्तों में बनाए थे और उनको मुख्तलिफ़ वक्तों में यूज़ किया जा रहा है, इनका एक अलायंस बनाया था दिफाए पाकिस्तान कौंसल। इसमें भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज सईद, लखवी, जंगवी और मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनकी एक मीटिंग हुई है रिसेंटली एक होटल में, और बड़ी सीक्रेट मीटिंग रखी गई थी। और उस मीटिंग में दिफाए पाकिस्तान कौंसल जो कि 2011 में बनाई गई थी, जब पाकिस्तानी सोल्जर्स अमेरिकन फोर्सेस के हाथों मारे गए थे अफ़गान बॉर्डर पे। लेकिन 2018 में दिफाए पाकिस्तान कौंसल के जो चीफ थे मौलाना समीउल हक, उनके मरने के बाद ये चुप होकर बैठ गई थी। मौलाना समीउल हक तालिबान के ग्रैंडफादर हैं। तालिबान मौलाना समीउल हक ने ही बनाई थी। ये जमीयत उलमाए इस्लाम देवबंदी जो हैं, मौलाना फजलुर रहमान, तो जब मौलाना फजलुर रहमान के फादर ज़िंदा थे और वो जमीयत उलमाए इस्लाम के चीफ थे, तो मौलाना समीउल हक उनके अंडर में काम करते थे। लेकिन मौलाना मुफ्ती महमूद फजलुर रहमान के फादर के इंतकाल के बाद फजलुर रहमान जब चीफ बने, तो समीउल हक ने फजलुर रहमान के साथ शेयर करने से इनकार किया कि वो मेरा जूनियर है, मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता। तो समीउल हक का अपना फैक्शन बन गया था। और फिर 79 की अफ़गान वार में सबसे ज़्यादा सऊदी पैसा और अमेरिकन सपोर्ट इसी समीउल हक को मिली थी, जो अफ़गान मुजाहिदीन को भी सपोर्ट करता था, उनकी ट्रेनिंग करता था, हथियार देता था। और फिर इसने ही पाकिस्तान में अफ़गान रेफ्यूजीज जो थे उनके बच्चों को अपने मदरसों में पढ़ा के उनके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम तालिबान रखा। तो समीउल हक के मरने के बाद ये दिफाए पाकिस्तान कौंसल जो है वो कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन अब ये अचानक वापस आए हैं। लेकिन इस मीटिंग में हाफिज़ सईद इसलिए नहीं शरीक हुआ कि हाफिज़ सईद ऑन पेपर FATF को दिखाने के लिए जो इसको सज़ा दी गई थी और उसको जेल में बताया गया था, तो इसलिए वो अगर मीटिंग में आता तो पाकिस्तान का झूठ पकड़ा जाता। तो हाफिज़ सईद को सख्ती से ये हिदायत है कि तुम अपने बंगले से बाहर नहीं निकलना। वो जेल में नहीं है, वो बंगले में अपने बैठा हुआ है और बंगले से ही सारे काम कर रहा है। तो पाकिस्तान आर्मी ने अपने ये टेररिस्ट विंगों को वापस एक्टिवेट करना शुरू किया है। ये इसलिए भी ज़रूरी हो गया था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान इमरान खान के कंट्रोल में चली गई है, तो शायद लोहा लोहे को काटता है, इसलिए पाकिस्तान आर्मी ने अपने टेररिस्ट ग्रुप्स को एक्टिवेट किया है ताकि तालिबान को, TTP को काउंटर किया जा सके। देखें अज़ीज़ दोस्तों, ये मेरे एक अज़ीज़ दोस्त हैं अली चिश्ती, कराची के जर्नलिस्ट भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। इन्होंने ये चार्ट बनाया है। अब आप इसमें देखें कि 2000 में टेररिज्म पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं थी। 2001, 2002, 2003 जब अमेरिका का ऑपरेशन शुरू होता है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में, इसके बाद ये ग्राफ ऊपर जाता गया। 2009, 2010 में तो ये पीक पे चला गया था। फिर ये कम होता आप देखें 2018 तक टेररिज्म होती रही है। 2018 में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनता है तो ये सारा नीचे चला गया और बिल्कुल टेररिज्म बंद हो गई जब तक इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहा। फिर 2002 में इमरान खान जब जाता है तो वापस थोड़ा सा ऊपर आया है। तो पाकिस्तान में टेररिज्म पाकिस्तान आर्मी के हाथ में है। जब इमरान खान को सुकून से हुकूमत करवानी थी, और इमरान खान ने बाद में बताया है ना कि बाजवा ही सारे फैसले करता था, जब आर्मी खुल के फैसले करती थी तो टेररिज्म नहीं हुई। लेकिन फिर टेररिस्ट भी कंट्रोल से बाहर हो गए और इमरान खान के पास चले गए, और अब इमरान खान अपना गेम खेल रहा है। अजीज़ दोस्तों, ये साहब पाकिस्तान आर्मी के बारे में कुछ चीज़ें बता रहे हैं, हालांकि पुरानी हैं ये
जनरल याह्या खान के ज़माने की और बात की जो बातें बता रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी आर्मी कितनी गंदी है। ज़रा याह्या सुनिए। खान साहब पता नहीं रात को सोए या नहीं सोए, लेकिन सुबह 4 बजे अपने सिर्फ अंडरवेयर में बाहर निकल आए। वैसे तो इनके बेशुमार किस्से मशहूर है, मसलन ये कि जब एक दफ़ा नेपाल दौरे पर गए, जहाज में इन्होंने इतनी पी ली। राव खुर्शीद साहब जो कि सेक्रेटरी इंटेलिजेंस थे याह्या खान के दौर में, वो अपनी किताब जो मैंने देखा उसमें लिखते हैं, जब हालात ख़राब हो रहे थे ईस्ट पाकिस्तान में, मुक्ति बानी वाले रोज़ बरोज़ हालात बिगाड़ रहे थे, लोग सोच रहे थे कि ये हालात किस तरह से ठीक होंगे, इनका हल क्या होगा। इस दौरान में याह्या खान का पेशावर में बंगला तैयार हो गया। वो मकान इनका था, लेकिन इस पर पैसे सारे स्टैंडर्ड बैंक के लग रहे थे और स्टैंडर्ड बैंक पेशावर के मैनेजर साहब इसे बनवा रहे थे। प्रोग्राम ये था कि जब बंगला तैयार हो जाएगा तो बैंक इसको किराए पर ले लेगा। इस तरह से याह्या खान साहब की न हींग लगी न फटकड़ी, मकान तैयार था, फर्नीचर, एयर कंडीशन, फिटिंग्स वगैरह सब कुछ हो गया। फिर प्रोग्राम बना के इसका इफ्तिताह किया जाए, यहाँ पार्टी हो। मेरी सरकारी रहायशगाह बिल्कुल इसके सामने थी। जब इन फंक्शंस की तैयारियां शुरू हुई तो ऐसे महसूस हुआ कि पाकिस्तान के जितने कंजर और दल्ले थे वो माँ अपने अहल और अयाल के वहाँ पहुँच गए। किसी ने किसी रेस्ट हाउस पर कब्जा कर लिया और किसी ने किसी रेस्ट हाउस पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा जो जनरल याह्या खान के ख़ास लोग थे वो सारे आ गए। क्या नाम बताऊँ, शरीफ लोग थे। जो लोग भी थे वो सबको मालूम है, राज की कोई बात नहीं। वो लोग पहुंचे, इनके बाद जनरल याह्या खान आए, जनरल हमीद भी इनके साथ आए और भी जो इनके मखसूस टोला था, इनामुर रहमान अलवी, सब चीज़ों के इंचार्ज थे। न गर्मियाँ थी न सर्दियाँ। स्विमिंग पूल के सामने रात के 2-3 बजे शराब चलती थी, बड़ा हाउ होता था, सर्च लाइटें लगी हुई थी। पेशावर में एक जर्मन जोड़ा था, वो आदमी लकड़ी की सनतकारी का एक्सपर्ट था जिसे इन्होंने पाकिस्तान लगाया हुआ था। इसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी। इसके मुतालिक मशहूर था कि वो CIA की जासूस है। इसका यही काम होता था कि हर महफिल में, ख़ास तौर से फ़ौजियों की पार्टी में, वो किसी न किसी तरह ज़रूर पहुंच जाती। चूँकि औरत खूबसूरत थी लिहाजा हर जगह वेलकम होती थी। इसका हुस्न एक तरह का पासपोर्ट था। चुनाचे वो मोहतरमा भी जनरल याह्या खान साहब की पार्टी में न सिर्फ मौजूद थी बल्कि याह्या खान के बाकी जो दोस्त थी इनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। वैसे भी वेस्टर्न थी, बिकिनी पहन के इनके साथ नहा रही थी। होता ये रहा कि इस मोहतरमा को जर्नैल उठा कर स्विमिंग पूल के अंदर फेंकते, वो फिर बाहर निकलती, कहके लगाती। ये इस वक्त का हाल है जब ईस्ट पाकिस्तान में हमारे बेशुमार फौजी मारे जा रहे थे और सालम पाकिस्तान के आखिरी दिन थे। चूंकि ये किस्सा मेरे घर के सामने हो रहा था, मैं देखता रहा और सोचता रहा कि अगर यही हाल है तो फिर इस मुल्क का खुदा ही हाफिज है। असल में फौजी हुक्मरानों की सबसे बड़ी कमजोरी और ख़राबी यह है कि चूंकि वो मुख्तार कुल होते हैं, इन्हें किसी बात का डर नहीं होता, जवाबदेही का डर नहीं होता, ना अखबार में जवाबदेही, ना पार्लियामेंट में जवाबदेही होती है। और जब वो अपनी ताकत के नशे में होते हैं फिर इन्हें ख्याल नहीं रहता कि किस हद तक जाना है, फिर वो हर हद से गुजर जाते हैं। इन्हें इस वक्त एहसास होता है जब मुल्क का संगीन नुकसान हो जाता है। आप सारी हिस्ट्री देखिए, इन लोगों ने इस वक्त इक़्तिदार छोड़ा जब इन्हें शर्मनाक वाक़ये से दो चार होना पड़ा। अगर याह्या खान को इस पाकिस्तान में शर्मनाक शिकस्त ना होती तो वो कभी इक़्तिदार ना छोड़ता। तो ये एक तारीख़ी हकीकत है, तारीख़ी अमल है, इसका कोई इलाज फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। याह्या खान साहब पता नहीं रात को सोए या नहीं सोए, लेकिन सुबह 4 बजे अपने सिर्फ अंडरवेयर में बाहर निकल आए। नशे में बिल्कुल धोते इन्होंने हुक्म दिया, गाड़ी तैयार करो, मैं इस वक्त रावलपिंडी जाऊंगा। मुतलका स्टाफ के लोग बेचारे बड़े परेशान हुए। इन्होंने कहा जी अभी गाड़ी मंगवाते हैं। इन्होंने SSP को फ़ोन किया, SSP ने DIG को फ़ोन किया कि प्रेसिडेंट साहब तो रावलपिंडी जाने के लिए तैयार है और बरामदे में आधे नंगे खड़े हैं। याह्या खान साहब के कमरे में एक मोहतरमा थी, इन्होंने थोड़ा थोड़ा दरवाज़ा खोला कि इन्हें वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो बिफरे हुए शेर की तरह पता नहीं वो इस मोहतरमा से किस बात पर नाराज़ था। याह्या खान के घर की कोई मोहतरमा वहाँ नहीं आई थी, अभी तो इस घर की ओपनिंग हो रही थी। इस मोहतरमा ने कोशिश की लेकिन जनरल साहब बज़िद थे कि मैं इसी वक्त जाऊंगा। फिर याह्या खान साहब की एक और मंजूर नज़र को फ़ोन किया गया, वो आईं और बड़ी मिन्नत समाजत करके इनको अंदर ले गईं। इस तरह से क्राइसिस जो था वो ख़त्म हो। इस पाकिस्तान का क्राइसिस तो कोई क्राइसिस ही नहीं था। असल क्राइसिस ये था कि याह्या खान को नंगा धड़ंगा किस तरीके से अंदर ले जाया जाए। वो क्राइसिस बड़ी मुश्किल से बहरहाल टल गया। मनाने वाली किसी कर्नल की बीवी थी। वैसे तो इनके बेशुमार किस्से मशहूर है, मसलन ये कि जब एक दफ़ा नेपाल दौरे पर गए, जहाज़ में इन्होंने इतनी पी ली कि चल नहीं सकते थे। कोई घंटा पौन घंटा जहाज़ फ़ज़ा में ही घूमता रहे कि इनका इतना नशा तो उतरे कि चलने के काबिल होता कि जहाज़ उतारा जाए। बहरहाल सारे किस्से मशहूर हैं, मैं नहीं कह सकता कि ये किस्से सही हैं कि नहीं हैं। ज़ाती तौर पर मेरा मुशाहिदा वही है जो मैंने लिखा है। अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो मुलाकात करते हैं। खुदा हाफिज़।
तो अजीज़ दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान आर्मी काफ़ी मुश्किलात का शिकार है और सबसे बड़ी मुश्किल ज़ाहिर है फिर इकोनॉमी है जो कि इनकी कंट्रोल से बाहर हो गई है। अब मामूली सी मिसाल देख लें कि ये कश्मीर करते हैं। भारत में जम्मू एंड कश्मीर का बजट जो है ना, वो पाकिस्तान आर्मी के टोटल बजट का डबल है। 2023-2024 का जो जम्मू कश्मीर का बजट है वो $14 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान की आर्मी का टोटल बजट $7.5 बिलियन है। तो ये कश्मीर करते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती कि ये ज़रा झांक के देख भी लें कि कश्मीर में भारत क्या इंकलाब ला रहा है। और कश्मीर में भारत एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट जिसमें लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, टूरिज़्म एक्टिवेट हो रहा है और भारत जो है वो JNK को एक नई दिशा की तरफ लेके जा रहा है। और शायद इसीलिए पाकिस्तान की कश्मीर के लिए इंटरनेशनल लॉबिंग कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। ऐसे में भारत ने एक और नया पंगा लिया है कि G20 की भारत को जो प्रेसिडेंसी मिली है उसमें भारत ने पिछली जो एक ग्रुप मीटिंग्स होती हैं ना मुख्तलिफ मिनिस्टर्स की, कभी ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर्स, कभी होम मिनिस्टर्स, कभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो पिछली जो ग्रुप मीटिंग थी ना वो भारत ने अरुणाचल प्रदेश में रखी और उस पर चाइना नाराज़ हुआ और चाइना ने कहा मैं शरीक नहीं होऊंगा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है। और चाइना ने कोई मेरा ख्याल है 12-15 अरुणाचल के डिस्ट्रिक्ट्स का नाम अपनी ज़बान में इशू किए कि इनके नाम ये हैं और ये हमारे इलाके हैं। भारत ने कहा कि कुत्तों के भौंकने से काफ़िले रुकते नहीं हैं, तो हमारा काफ़िला चल रहा है, तुम भौंकते रहो। और वो G20 की मीटिंग बग़ैर भारत के हुई। अब मई के महीने में G20 के टूरिज़्म मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हो रही है जिसके लिए भारत ने श्रीनगर का ऐलान किया है कि ये मीटिंग श्रीनगर में होगी। और उस पे पाकिस्तान ऐसे तिल मिला के उठा है जैसे इसको गर्म तवे पे बिठा दिया हो। पाकिस्तान OIC को एक्टिव कर रहा है और G20 के जो मेंबर हैं सऊदी अरब और तुर्की और चाइना, इनको कन्विंस कर रहा है कि बाइकआउट करें और भारत को मजबूर करें कि श्रीनगर में ये मीटिंग नहीं रखें क्योंकि श्रीनगर भारत का नहीं है, श्रीनगर एक कंट्रोवर्शियल इलाका है वगैरह वगैरह। सऊदी अरब और तुर्की ने अभी तक इस पर कोई स्टेप नहीं लिया। चाइना ने कहा है कि हाँ ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए, श्रीनगर में ये मीटिंग नहीं होगी और हम इसमें शरीक नहीं होंगे। तो अब चाइना अगर इसमें नहीं भी शरीक होता तो भारत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अरुणाचल की मीटिंग भी चाइना के बगैर हो गई थी। तो अब श्रीनगर की मीटिंग भी चाइना के बगैर हो जाएगी। तुर्की इस वक्त जिस किस्म के इकोनॉमिक दलदल में फंसा हुआ है, फिर तुर्की में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तुर्की के अपने काफ़ी मसले हैं, तुर्की नेटो का मेंबर है, तो जाहिर है ये लोग एक तरह से इस वक्त जंग में भी हैं रशिया के साथ। तुर्की के हालांकि रशिया के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं, तो शायद तुर्की इस वक्त पाकिस्तान की ज़बान बयान दे देगा, लेकिन वो मीटिंग में आई थिंक कि आएगा। और इस मीटिंग में सऊदी अरब तो ज़रूर आएगा। सऊदी अरब अब पाकिस्तान की बातों को ज़्यादा घास नहीं डालता। अजीज़ दोस्तों, सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी है सारी। एंड पे मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा भारत के हवाले से। एक तो ये कि ये भारत की प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने अभी जो परफॉर्मेंस दी है उसने दुनिया भर में बता दिया कि भारत की नारी शक्ति क्या है। और ये भारत की एयरफोर्स, नेवी और ग्राउंड फोर्सेस, आर्मी की चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, ये कमांडर इन चीफ हैं। और इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से बता दिया कि भारत में नारी किसी से पीछे नहीं है और नारी शक्ति भारत की बैकबोन है। अजीज़ दोस्तों, आखिरी में मैं आपके सामने
ज़रा नवजोत सिंह सिद्धू की बात करना चाहूँगा। इमरान खान के ये यार गार जॉर्ज सोरोस के जो फंडेड और सपोर्टेड राहुल गांधी हैं, उनके ग़ुलाम नेहरू ख़ानदान के जद्दी पुश्ती ग़ुलाम ये जेल से बाहर आए हैं। और जेल से बाहर आने के बाद ये मिलने गए राहुल गांधी और प्रियंका, पता नहीं गांधी है, वादड़ा है, खान है, समझ नहीं आ रही प्रियंका की अभी। तो इनसे मिलने गए थे और जाके उन्होंने ये ट्वीट किए कि मैं अपने मेंटोर राहुल जी और अपनी दोस्त फिलोसोफर गाइड प्रियंका जी से न्यू दिल्ली में आज मिला। आप मुझे जेल में डाल दें, मुझे इंटिमिडेट करें, मेरे सारे फाइनेंशियल अकाउंट बंद कर दें, मेरी कमिटमेंट पंजाब और मेरे लीडर्स के लिए ना पहले कभी कम हुई थी ना अब हुई है, आप मुझे जेल में डाल दें। भाई साहब, आपने कत्ल किया था, आप तो जल्दी बाहर आ गए। नॉर्मली कत्ल की सज़ा 14 साल की होती है। तो मैं तो अदालतों से ये सवाल करूंगा कि ये इनको प्रिविलेज क्यों हासिल है कि साल 1.5 साल में बाहर आ गए, दूसरे अंदर रह के मोटे हट्टे कट्टे होके आए हैं। तो कोई कारनामा नहीं अंजाम दिया था, आप कत्ल करके गए थे। आपके फाइनेंशियल अकाउंट ये भारत की आज़ाद जुडिशरी ने ये सब काम किए हैं, बीजेपी ने नहीं किए। दूसरा, आपको गुलामी मुबारक गांधी खानदान की। और आपने कहा कि आप पंजाब के साथ खड़े हैं। पंजाब का आज का जो हशर है ना, उसमें आपने बड़ा पूरा अपना हिस्सा डाला है। इसलिए कि जब इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर खोला था तो आप सबसे पहले वहाँ पे गए थे और बाजवा और इमरान खान को जप्पियाँ पाई थी। आज जो खालिस्तानी ड्रामा हो रहा है ना, वो करतारपुर साहब का जो कॉरिडोर खोला गया था उसका नतीजा है। उसमें आपने अपना पूरा हिस्सा डाला है भाई साहब, और आपकी ही सरकार रही है, अभी 1 साल हुआ है खाली आप सरकार को आए हुए। तो ये आप बात ना करें। आप में अगर हिम्मत है, अभी तक आके आप रोज़ ही कुछ ना कुछ बकवासियात कर रहे हैं, आप में अगर हिम्मत है तो ज़रा खालिस्तानी अपने दोस्तों के खिलाफ कोई बात करके दिखाएं ना। अमृतपाल के बारे में तो कुछ बोला नहीं आपने अभी तक। तो अजीज़ दोस्तों, ये थी सूरत हाल। एंड पे मैं आपके सामने ये एक छोटी सी वीडियो शेयर कर रहा हूँ 1.5 मिनट की। ये एक पंजाबी जर्नलिस्ट है, आजकल ट्रेंड चल पड़ा है कि पंजाबी अपने माजी पे, अपने अतीत पे शर्मिंदगी दिखाते हैं, हालांकि सालों को कोई शर्म नहीं है। जैसे अभी पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, इस वीडियो में भी ये जावेद चौधरी पंजाबी जर्नलिस्ट है, ये भी यही कह रहा है कि मुझे पंजाबी होने पे शर्म है। पाकिस्तान में जितने गलत काम हुए हैं पंजाबियों ने किए हैं, ये है वो है। आज पंजाबी खुद बोलना शुरू हो गए हैं। तो जावेद चौधरी की ये बात सुनिए। एंड अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। लेकिन फिर मैं ये दोबारा ये कहता हूँ कि मैं पंजाबी हूँ, लेकिन पंजाबी होने के बावजूद मैं ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर किसी ने गन डाला है तो पंजाबी ने डाला। आप देख लें जो पंजाबी ब्यूरोक्रेसी है, आप उन सब को देख लें। एक तो हमारी तादाद ज़्यादा है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, और आप पंजाबी ब्यूरोक्रेट्स को देख लें, काम नहीं करते कुछ भी हो जाए, और हर जगह पे जहाँ पे रुकावट खड़ी करते हैं, और हर रुकावट के बाद जब आप बंदे को खोजते हैं या उसको निकाल के देखते हैं तो हम पंजाबी निकलते हैं उसके अंदर। हम इस्टेब्लिशमेंट की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन चलें माजी की इस्टेब्लिशमेंट की तो बात की जा सकती है। माजी में देख लें जितने पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से गड़बड़ हुई है, वो देख लें मैक्सिमम लोग जो थे जिनके पास इख्तियार था वो पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट निकले। सेम इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर देख लें, जितना गंद पंजाबियों ने हम सब ने किया है, वो अल्लाह माफ़ करे हम सबको, हमने वहाँ पे भी आइन को चलने नहीं दिया आज तक। सेम इसी तरह आप बिज़नेस में देख लें, जो हमारे पंजाबी बिजनेसमैन हैं, आप देख लें कहाँ कहाँ हमने गंद नहीं किया। तो बदकिस्मती है इस मुल्क की कि एक तो पंजाब का साइज़ बड़ा है, 12 करोड़ लोग इस मुल्क के, बल्कि 13 करोड़ लोग जो हैं इस मुल्क के सिर्फ पंजाब के अंदर रहते हैं। तो एक तो अक्सरीती सूबा होने की वजह से, तादाद ज़्यादा होने की वजह से, रिसोर्सेज ज़्यादा होने की वजह से इसकी मनापली, और ये मनापली जो है इसका नुकसान छोटे सूबों को हो रहा है। अभी भी आप देख लें जो तमाशा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर,
उस तमाशे के ज़्यादातर किरदार जो हैं 90 बल्कि 98% किरदार जो हैं पंजाबी, और उसका तमाशा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को देखना पड़ रहा है, बलूचिस्तान को नतीजा भुगतना पड़ रहा है और सिंध के लोगों को उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये सारा ड्रामा ये लिखा पंजाब के अंदर जाता है, ये स्टेज पंजाब के अंदर होता है, इसके हीरो और विलन पंजाबी होते हैं, इसके नगमा निगार पंजाबी हम सब होते हैं, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो आज अपने पाँव पे अपनी टांगों पे खड़ा नहीं रह सकता। तो मेरी